हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 2 आज मैं लेकर आई हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आपने भी पेपर दिया होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो एंड तक बने रहिए और आइए देखते हैं कि पेपर 2 में सीडीपी का क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं पे निशान लगाना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, ये बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये भी सही है। और लास्ट है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सारे आंसर जो है ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो तीसरा क्वेश्चन है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि वह बाहरी रूप से प्रेरित है, वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है। वो सिर्फ नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए इस प्रतियोगिता में भाग ली है, इसलिए वह बाहरी रूप से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता से के साथ मापा जा सकता है। तो देखिए, जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान अधिकतर जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है, गतिशील होता है,
वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वह प्रगतिशील होता है, डायनेमिक। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति से आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान देना, अटेंशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट है, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ एक शिक्षक चिंतनशील होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ए और बी दोनों सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है कोहलबर्ग। 10वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों को नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन में शैक्षिक निहितार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। नेक्स्ट है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रास्ते मिलते हैं। नेक्स्ट है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर की सही व्याख्या नहीं है, जबकि दोनों सही है। ए जो है, ए की आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें भी मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। इसका करेक्ट आंसर भी 1 होगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, शिक्षार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें,
विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है पे ध्यान देना है। विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन करना। ये जो है गलत है, समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये गलत है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा बचने पर ध्यान देना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्रतिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा। तो शिक्षक जो है वो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक्चुअली ऑप्शन नंबर 2 भी सही लग रहा है। शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। वैसे तो सही आंसर यही होगा। सही आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, वह ये नहीं होगा 4। ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी, भाषा की समझ की समस्या, स्वलीनता, संचार संबंधी विकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दृष्टि संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसका क्या आंसर सही होगा? आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है कि लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर होता है, बाहर होता है। तो इसका सही आंसर होगा अधिक जानकार और अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। अगला प्रश्न है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अब 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसका जो ऑप्शन है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देना चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बुद्धि को बुद्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 3। बी होगा एक जटिल प्रक्रिया है, सी बहुआयामी प्रक्रिया है, डी यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन है, वह कोई उद्देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। और दोनों जो है ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखता है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करता है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। वो होगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ऑप्शन नंबर 3। तो ये है CDP जो 2024 जनवरी 21 जनवरी को पेपर हुआ, पेपर 2 CDP पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर था ये। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आपको और भी वीडियो इस तरह के चाहिए, और भी क्वेश्चन पेपर में दिखाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, बाकी ग्रुप में भी, और लाइक करना ना भूलिएगा।